नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बिहार के राजनीति में पिछले 48 घंटे में जो घटनाएं घटी वो सब आप लोगों ने देखा, लेकिन ये घटनाएं क्यों घटी, कैसे घटी, इनके पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। आज इसी बात की चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूं और जहां तक मैं समझ पाया हूं उसी के बारे में आप सभी से बात करूंगा। आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट के दिन एनडीए के 5 विधायक उपस्थित नहीं हुए थे और आरजेडी के पाले से 3 विधायक जो थे वो एनडीए के तरफ चले गए थे। हालांकि ये बातें पहले से चल रही थी, हमने आपको बताया था कि खेला होने की बात तो हो रही है, लेकिन कहीं खेला करने वाले के साथ ही खेला ना हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसलिए ये सारा प्रकरण आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। 48 घंटे के पहले राजद के विधायकों को तेजस्वी आवास पर ही रखा गया। भाजपा विधायक गया गए थे, वहाँ से वापस आकर के विजय सिन्हा के आवास पे थे। जदयू के विधायक को श्रवण कुमार के यहाँ, फिर विजय चौधरी के यहाँ, फिर विजय चौधरी के यहाँ से होटल चाणक्य, ये सारे सफ़र को आप लोगों ने देखा, तो उसमें बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अब बात सिर्फ ये उठ रहा है कि इन विधायकों को आगे इनका राजनीतिक भविष्य क्या है और क्या वाकई में जो खेला होने की बात थी वो होने की स्थिति में कहीं न कहीं आ गई थी, क्योंकि एनडीए की सरकार के पास 128 का आंकड़ा था और उधर महागठबंधन को 7 से 8 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। और इधर किस प्रकार से आपने देखा कि भाजपा के 3 और जदयू के 2 विधायक, जिसमें दिलीप राय और बीमा भारती, भाजपा के मिश्रीलाल यादव, भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा, ये जो नाम सामने आए ये सारे लोग थे। हालांकि इनमें से 4 विधानसभा में उपस्थित अंतिम समय में हो गए थे, क्योंकि इनको ट्रैक डाउन कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात, आपने जदयू विधायक सुधांशु शेखर का बयान सुना होगा। उन्होंने जदयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव सिंह और इंजीनियर सुनील, इन दोनों पे केस किया है और ऑन कैमरा 5 करोड़ रिश्वत की बात कही है।
ये तीनों जदयू के ही हैं। लेकिन ये सारे मामले कैसे पेचीदा हुए, इसको समझना जरूरी है। अब जब इन लोगों की बात हो रही थी, कहा यह गया कि इसके अहम कड़ी डॉक्टर संजीव ही माने जाते हैं। वही आरजेडी की तरफ से इन विधायकों से संपर्क कर रहे थे और इन्हें तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चला वो धड़कन बढ़ाने वाली बात थी भाजपा और जदयू के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात उभर कर ये आई, आपने देखा होगा जब सदन में ये जो सारे नेता जब पहुंचे थे, इसमें भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा एक ही गाड़ी से आई थी और इसमें हॉट स्पॉट जो रहा वो नवादा रजौली बॉर्डर जो झारखंड को कनेक्ट करता है, ये सबसे अहम भूमिका रहा। या ये कहें कि ये जो बॉर्डर है इन लोगों को ट्रैप करने में सबसे अहम भूमिका निभाया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कहा जाता है कि पहरा थोड़ा टाइट रहता है, क्योंकि वहाँ से झारखंड और बिहार का बॉर्डर रहता है और आप सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी है। इसलिए उस प्रशासनिक चाक चौबंद से या जो भी खुफिया तंत्र हो, सबसे बड़ी बात है ना, विधायक के मोबाइल बंद हैं, इनकम्युनिकेट है, उसके परिवार के लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसके बाद इन सारे लोगों को ट्रैक डाउन कर लिया जाता है और कैसे सदन की कार्यवाही शुरू होती है और टाइम के हिसाब से ये लोग वहाँ पहुँच भी जाते। अब इसमें एक नाम आ रहा है शक्ति यादव का। शक्ति यादव ने कहा जाता है कि उन्होंने फ़ोन करके अपने विधायकों, चाहे नीलम देवी के जो विश्वसनीय हैं बंटू सिंह, उनसे बात हुई थी। बंटू सिंह कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया गया था और फिर से ट्रैकिंग करने की कोशिश की गई थी, ये आप सभी को पता है। लेकिन कहा यह जाता है कि इस लोगों को कोऑर्डिनेट करने में या मनाने में शक्ति यादव को जो रोल दिया गया, अगर उनके जगह पे कोई और होता तो शायद माजरा कुछ और होता, लेकिन वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाए। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं, आने वाले समय में क्या कुछ इसमें से होने जा रहा है। आपने देखा होगा कल बजट सत्र का
चल रहा था। सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, लगभग 2,76,000 करोड़ का बजट पेश किया। और उसके बाद एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब वो सदन से निकले तो कोई व्यक्ति, जैसे कोई कार्य अगर आपका अधूरा रह जाता है और वो जब पूरा हो जाता है तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होती है, वो उनके चेहरे पे दिखाई दी। और जिस प्रकार से उन्होंने सदन में कहा था कि जो लोग भी गए हैं उनका प्रॉपर इलाज करेंगे। अब ये इलाज किस प्रकार से होगा ये देखना होगा, लेकिन इन बातों के इतर आखिर इन लोगों का जो नाम आया ये क्यों आया और ये क्यों पार्टी के इतर जाकर समर्थन करने वाले थे, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। इसी सिलसिले में बात करते हैं। अगर बात करते हैं बीजेपी के जो मिश्री लाल यादव, ये दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं। इनका जो हिस्ट्री है वहाँ पे एक अशोक यादव हैं और मदन मोहन है, इनके साथ इनकी लड़ाई होती है चुनाव में। इनका कहीं ना कहीं मोटिव था लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन वहाँ जो राजनीतिक समीकरण बन रहे थे कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, हालांकि अब तो वो राज्यसभा जा रहे हैं संजय झा, तो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये था, पुराने मंत्री हैं, 5 बार से विधायक बन रहे हैं, सरकार में मंत्री बनने की लालसा थी और यहाँ रहकर वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए भी इनका जो है झुकाव उस साइड में हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि इनके जो बेटे हैं किसी केस में प्रशासन को फ़ोन करके ये कह रहे थे कि केस वापस ले लो, हमारे पिताजी मंत्री बनने जा रहे हैं, नहीं तो देख लेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके बेटे को ही देख लिया गया। अब इससे अंदाज लगाइए कैसे वो बाहर निकल करके स्टेटमेंट देख रहे थे कि मेरे बेटे को इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वो बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है, कोई कुछ है जो इस तरह की बात वो मीडिया में आकर के करते हैं। आगे बात करते हैं भागीरथी देवी का। भागीरथी देवी जो हैं वो रामनगर से चुनाव लड़ती हैं, दलित नेत्री हैं, बोलने में प्रखर हैं। ये 2022 में भाजपा के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरी उपेक्षा की जाती है। सुनने में ये भी आया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इनसे बात किए थे और इनको मनाया गया था। तो इनका बिहार में जानते ही हैं कि दलित और जातिगत कार्ड किस प्रकार से हावी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रश्मि वर्मा के बारे में कहा जाता है ये चंपारण से के नरकटियागंज से विधायक हैं।
और ये 2014 में रातों रात जदयू छोड़कर बीजेपी में आई थी। और जब जदयू महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी तो कहीं न कहीं इनको लगा था कि चलो ठीक है, सरकार बना ली है, जदयू इधर से अलग हो गई है, भाजपा अब अपने बलबूते यहाँ पे काम करेगी और आगे की रणनीति पे भाजपा अपने तरफ से चलेगी, इसलिए ये सेफ थी। लेकिन जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई, इसके चलते भी कहीं न कहीं ये नाराज चल रही थी। और दूसरी बात, दिलीप राय जो है ये अभी भी ट्रैक डाउन नहीं हो पाए कि आखिर ये हैं कहाँ। ये तो वहाँ नहीं पहुँचे थे, यही एकमात्र विधायक थे जो नहीं पहुँचे थे और अभी भी ये इनकम्युनिकेट ही हैं। ये कहाँ हैं अभी तक पता नहीं चला है। और बीमा भारती के बारे में आप लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से लेसी सिंह के साथ इनका टसन चलता है। पिछले बार मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण इन्होंने अपहरण, बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए थे लेसी सिंह पे। इस बात की नाराज़गी इनको थी। आपने देखा किस प्रकार से इनके पति और पुत्र को आर्म एक्ट के कारण गिरफ्तार किया गया और इन सारी प्रक्रियाओं से होते हुए ये 4 लोग जो थे सदन में अंतिम क्षण में पहुंचे, जबकि ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सारे लोग एक ही जगह पर थे, नहीं तो सदन में एक साथ कैसे पहुंचते। और इन लोगों को ट्रैकिंग किया जा रहा था राजद की ओर से भी कि निकलना है या नहीं निकलना, लेकिन खेल वहां पे हुआ जब विधानसभा स्पीकर के हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वोटिंग जो है 112-125 का आंकड़ा रहा। पक्ष में 125 रहा और विपक्ष में 112 रहा। उसमें ये जो 4 वोट का डिफरेंस था ये इन्हीं चारों लोगों का था। और सरकार जब बहुमत हासिल की तो आपको पता है कि 129 + 1 130 का बहुमत मिला। तो उस समय यही 4 लोग जो थे अब्सेंस थे और सरकार के बहुमत में ये चारों का वोटिंग पड़ा, उसके बाद आए। अब यहाँ पे ये हुआ कि आखिर इन लोगों का बंद था, ये लोग ट्रैकिंग कैसे हुए। मोबाइल तो बंद था लेकिन टीवी पे तो नज़र गड़ाए हुए थे कि एक एक पल को देख रहे थे। उनका खबर इन लोगों तक पहुंच रहा था कि आखिर विधानसभा में हो क्या रहा है। जैसे ही स्पीकर हटे इन लोगों को दिमाग में ये बैठ गया कि अब कुछ हो नहीं सकता, इनकी सारी ललसाएं धरी की धरी रह जाएगी। और इसलिए उसी समय इन्होंने ये फैसला किया कि अब हमको सदन में पहुंचना चाहिए, जो भी साइंटिफिक रीज़न हो सके उस रीज़न को देखकर अभी फ़िलहाल विधानसभा में पहुंचना ज़रूरी है। और कई लोग इस खबर के बाद वहां से निकल गए और विधानसभा के लिए प्रस्थान कर गए। और अंतोगत्वा आपने देखा कि ये चारों लोग वहां पहुंच गए। अब बात करते हैं राजद के जो 3 विधायक थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और
प्रहलाद यादव, तो दो तो पहले वहां पे चले गए थे। इसमें एक क्रोनोलॉजी ये भी समझना होगा, इसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि आखिर इनका झुकाव एनडीए की तरफ आने के लिए कारण क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी है, चेतन आनंद आनंद मोहन के पुत्र हैं। आनंद मोहन किस प्रकार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, एक ये भी कारण देखा जा रहा है। जिस प्रकार से जो जी कृष्णप्पा का केस था, उसके चलते आनंद मोहन को बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से गया है, फिर से जेल जाने की आशंकाएं जताई जा रही है। इन सभी कारणों को देखते हुए भी ये किया गया है और इन लोगों ने सपोर्ट किया है ताकि आगे रास्ते आसान हो, दुर्लभ न हो। और इनके बैकअप के तौर पे प्रहलाद यादव को लाया गया। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनके भाई जीवन यादव, जिनके ऊपर 2014 में बालूघाट प्रकरण में केस है, तो कहीं ना कहीं आप इन समीकरणों को अगर आप देखेंगे, चाहे उधर से हो या इधर से हो, हर किसी की लालसाएं इसमें स्पष्ट तौर पे दिखती है और इसी कारण से ये लोग इधर से उधर और उधर से इधर आने की तैयारी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का भविष्य का फैसला कैसे होगा। देखिए, एनडीए की सरकार जो बहुमत में है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ब्रिज तो हुआ है। संसद में वोटिंग के समय कोई भी सदस्य जिस पार्टी का भी हो, वो अपने स्थान को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो जिस दल में है, जिस पार्टी के साथ है, वहाँ रहकर भी क्रॉस वोटिंग कर सकता है। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने सत्ता पक्ष की ओर आकर बैठे और वहाँ से इन्होंने वोटिंग की, जो एक राइट ऑफ लॉ का उल्लंघन ऐसे भी होता है। देखिए, इसमें क्या हो सकता है, पार्टी निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई कर सकती है, या तो अगर इनको पार्टी निष्कासित कर देती है तो इनकी सदस्यता बच जाएगी। चूंकि अभी सरकार 1.5 साल रहना है, इस कड़ी में इंटरनली कार्रवाई तो पार्टी करेगी ही करेगी। इनको ऐसे स्थिति में लाके छोड़ दिया जाएगा कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, न ये चुनाव लड़ पाएंगे, न इनके आगे की राजनीति संवर पाएगी। और सबसे बड़ा फजियत डॉक्टर संजीव का हुआ। वो आपने देखा होगा कि कैसे सदन में मुंह लटकाकर आए, मुंह लटकाकर गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है और राजनीति इसी का नाम है। राजनेता को चुनने के लिए जनता के सामने एड़ी चोटी लगाकर अपना दम दिखाते हैं। जनता ये सोचकर उन्हें वोट करती है कि शायद हमारे क्षेत्र का कुछ भला होगा। और क्षेत्र और जनता की तो बात छोड़िए, ये अपने भले करने के चक्कर में पूरे प्रदेश के साथ धोखा करते हैं, पार्टी के साथ धोखा करते हैं। ऐसे
नेताओं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने के पहले आप भी इस बात को अच्छे से देखिए कि जो आप करना चाहते हैं, आपके जनप्रतिनिधि जिसको आप चुनकर सदन में भेजने वाले हैं, वो कैसे हैं। लेकिन इन सभी बातों का लबो-लुबाद यही है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो आपको गाली दे रहे हैं, कल देखेंगे कि वही आपके साथ हैं और आपके सपोर्ट में बात करते हुए दिखाई देंगे। इस चीज़ को बदलना संभव नहीं दिखता। आने वाले समय में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने कहा है, बहुत सारी कड़ियां खुलनी बाकी है और कहीं न कहीं ये भी लगता है कि इन्हें सरकारी गवाह बनाकर आगे की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। कौन कहां से कैसे जुड़ा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन्हें क्या कैसे अप्रोच किया गया, इनकी परतें खुलनी अभी बाकी है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। हमारी भी नज़रें बनी हुई रहेगी। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।